चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है, सोनपुर राज्य में राजा विक्रम राज किया करते थे। राजा विक्रम एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक गरीब किसान वहां आकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक बूढ़ा गरीब किसान हूँ। मेरी फसल में अचानक आग लग गई और मैं बर्बाद हो गया। मेरी बिटिया का विवाह भी होने वाला था। अब समझ नहीं आता कि मैं उसका विवाह कैसे करूंगा। महाराज, चिंता मत करो, प्रजा की मदद करना एक राजा का कर्तव्य होता है। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने मंत्री मान सिंह से बोला, मान सिंह, इस किसान को हमारे राज्य कोष से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। कुछ देर बाद मंत्री 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आता है और किसान को दे देता है। किसान खुश होता हुआ वहां से चला गया। राजा विक्रम दरबार से उठकर अपने कक्ष में आया ही था कि तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी चिंतित अवस्था में बैठी हुई थी। राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मणी की ओर देखकर बोला, क्या हुआ रुक्मणी, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? आप तो जानते ही हैं कि हमारी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा विवाह के योग्य हो गई है। तुम चिंता क्यों करती हो? हम अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करेंगे। तभी वहाँ पर राजकुमारी सुलेखा आकर अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं शादी अपनी ही मर्जी से करूंगी और शादी के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैंने वो शर्त माँ को बता दिया है। राजकुमारी सुलेखा की शर्त ही मेरी चिंता का विषय है। पहेलियां मत बुझाओ रुक्मणी, साफ साफ बोलो, आखिर राजकुमारी सुलेखा की ऐसी क्या शर्त है जिसने तुम्हें चिंता में डाल दिया है? राधा की शर्त ये है कि वो जिस भी राजकुमार से शादी करेगी तो शादी से पहले उस राजकुमार को उसके एक सवाल का सही सही जवाब देना होगा। और वो सवाल क्या है राजकुमारी? क्षमा कीजिए पिताजी, मैं वो सवाल केवल उसी राजकुमार को बताऊंगी जो मुझसे विवाह करने का इच्छुक होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही ऐलान करवा देता हूँ कि जो भी राजकुमार हमारी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा के सवाल का सही सही जवाब देगा, हम विवाह उसी राजकुमार से करेंगे। हम वचन देते हैं राजकुमारी सुलेखा कि तुम जो कहोगी हम वैसा ही करेंगे। ये क्या कह दिया आपने? पहले राजकुमारी की शर्त का अगला हिस्सा तो सुन लेते। आखिरी बात क्या है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम अपनी पुत्री से कितना प्रेम करते हैं। हम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सोच लीजिए पिताजी, आपने जो भी कहा है उसके बाद मुकरना चाहिएगा। आपकी बेटी राजकुमारी सुलेखा की शर्त का अगला हिस्सा ये है कि जो भी राजकुमार उसके सवालों का सही सही जवाब नहीं देगा, उसका सिर महल की दीवार पर लटका दिया जाएगा। ये सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह से चौंक पड़ा। राजकुमारी सुलेखा, भगवान के लिए अपना फैसला बदल दीजिए। नहीं पिताजी, आप जानते हैं मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी और ना मैं अपनी शर्त मनवाने के लिए किसी पर दबाव डालूंगी। और जिससे मुझे विवाह करना है उसे मेरे सवाल का सही जवाब देना ही होगा। और हाँ पिताजी, अब आप मत भूलिएगा कि आप मुझे वचन दे चुके हैं। और अगर उसने आपके सवाल का सही उत्तर नहीं दिया तो वो मारा जाएगा पिताजी। राजकुमारी सुलेखा, ऐसा करना ठीक नहीं है। इस तरह से लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे। कोई दुश्मन नहीं होगा पिताजी। हर सुंदर वस्तु को पाने के लिए हजारों साल से बहादुर और वीर लोग अपनी जिंदगियां दांव पर लगाते आए हैं। और मैं भी मामूली नहीं हूँ कि कोई भी मेरी मांग में सिंदूर भरकर बड़ी आसानी से मुझे अपनी पत्नी बनाकर महल में ले जाएगा। इतना बोलकर राजकुमारी सुलेखा घमंड में चोर अकड़ती हुई कक्ष से बाहर चली गई। अगले
अगले दिन राजा विक्रम अपने मंत्री मान सिंह से इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी रानी रुक्मणी वहां आ पहुंची और राजा विक्रम से बोली, क्या वास्तव में राजकुमारी सुलेखा की बात मानेंगे? रुक्मणी, अब राजकुमारी सुलेखा की बात मानना हमारी मजबूरी है। हमारी गलती थी कि हम उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही उसे वचन दे बैठे, और तुम जानती हो कि वचन हम नहीं तोड़ते। जाओ मान सिंह, आसपास के राज्यों में ऐलान कर दो कि जो भी राजकुमारी सुलेखा के सवाल का जवाब देगा वही राजकुमारी सुलेखा के गले में वरमाला पहनाएगा, परंतु जवाब न दे पाने की सूरत में उसकी मौत पक्की है। राजा मान सिंह ने आसपास के राज्यों में ठीक वैसा ही ऐलान करवा दिया जैसा कि राजा विक्रम ने करने के लिए कहा था। कुछ दिन बाद वीर गणराज्य का राजकुमार अभिमन्यु राजा विक्रम के दरबार में आ पहुंचा। महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने उसकी सुंदरता के चर्चे काफी सुन रखे हैं। ठीक से सोच लो राजकुमार, अगर तुम राजकुमारी सुलेखा के सवाल का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारी मौत पक्की है। महाराज, ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसका जवाब मुझे ना मालूम हो। राजकुमार अभिमन्यु की बात सुनकर राजा विक्रम ने तुरंत अभिमन्यु को रानी सुलेखा के कक्ष में पहुंचा दिया। आपकी सुंदरता के चर्चे सुन रखे थे और आपको देखकर विश्वास हो गया कि वो गलत नहीं थे। अब तो मैं विवाह आपसे ही करूंगा। पहले मेरे सवाल का उत्तर तो दीजिए। पूछिए राजकुमारी। क्या तुम बता सकते हो कि कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? ये कर्ण कौन है और चंद्रिका में कुछ समझा नहीं। तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ये तो बड़ा ही अटपटा सवाल है। सैनिकों, जल्दी से यहाँ पर आओ। तभी वहाँ पर 2 सैनिक आ पहुँचे। इसे पकड़ के ले जाओ और इसका सिर काटकर महल की बाहर की दीवार पर लटका दो। मुझ पर दया कीजिए राजकुमारी सुलेखा। हमें गिड़गिड़ाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैनिक तुरंत राजकुमार अभिमन्यु को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और उसका सिर उसके धड़ से अलग करके महल की दीवार पर लटका देते हैं। कुछ ही दिनों में राजकुमारी सुलेखा ने बहुत से नौजवान राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा दिया और उन सबके सिर महल में टंगवा दिए। एक दिन राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपने महल में बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी रानी रुक्मणी वहां पहुंची। क्या बात है, आपके चेहरे पर चिंता कैसी है? चिंता इस बात की है महारानी कि अशोक नगर के राजा आदित्य के 2 पुत्र हमारे राज्य आए हुए हैं और वो दोनों राजकुमारी सुलेखा से विवाह करने का इरादा रखते हैं। मुझे विश्वास है कि दोनों में से कोई भी राजकुमारी सुलेखा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और मौत के घाट उतारे जाएंगे। इस बात की तो मुझे चिंता है महारानी। अगर ऐसा हुआ तो राजा आदित्य मेरा दुश्मन बन जाएगा, हमारी बरसों की मित्रता भी टूट जाएगी। राजा आदित्य के तो 3 पुत्र हैं। हाँ, मगर उनके केवल 2 पुत्र हमारे राज्य आए हुए हैं। उनका छोटा बेटा नहीं आया। अगले दिन राजा आदित्य के 2 बेटे राजकुमार अर्जुन और राजकुमार वीरेंद्र महल में आ पहुँचे। राजकुमार अर्जुन राजा विक्रम से बोले, महाराज, हम दोनों भाई अशोक नगर के राजा आदित्य के पुत्र हैं। हम जानते हैं, लेकिन शायद आने से पहले तुमने महल के बाहर टंगे हुए राजकुमारों के सर नहीं देखे हैं महाराज, और हमें यह भी पता है जो भी आपकी पुत्री के सवाल का जवाब नहीं दे पाता वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। मगर हम दोनों भाइयों को विश्वास है कि हम दोनों में से कोई ना कोई उनके प्रश्न का उत्तर जरूर दे देगा। लेकिन शायद तुम भूल गए कि अगर तुम दोनों में से कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो उसकी मौत पक्की है। महाराज, सबसे पहले राजकुमारी सुलेखा के कक्ष में मैं जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे छोटे भाई राजकुमार वीरेंद्र को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजकुमारी के प्रश्न का जवाब मैं ही दे दूंगा।
राजा विक्रम ने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उन दोनों ने उनकी बात नहीं मानी। मजबूर होकर राजा विक्रम ने राजकुमार अर्जुन को राजकुमारी सुलेखा के कक्ष में पहुंचा दिया, मगर राजकुमार अर्जुन राजकुमारी सुलेखा के प्रश्न का उत्तर न दे सका। राजकुमारी सुलेखा ने दूसरे भाई राजकुमार वीरेंद्र को भी अपने कक्ष में बुला लिया, मगर वीरेंद्र भी उसके प्रश्न का उत्तर न दे सका। राजकुमारी सुलेखा अपने सैनिकों से बोली, ले जाओ दोनों भाइयों को और उनके सिर काटकर महल की दीवार पर लटका दो। सैनिकों ने ठीक वैसे ही किया। कुछ ही देर में ये खबर अशोकनगर राज्य में जंगल की आग की तरफ फैल गई। राजा आदित्य अपने महल में गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने मंत्री चरण सिंह से बोला, आखिर राजा विक्रम की पुत्री अपने आप को समझती क्या है? उसने मेरे जवान पुत्रों का सर काटकर अपने महल की दीवार पर टंगवा दिया। परंतु महाराज, राजा विक्रम तो आपके मित्र हैं। बकवास बंद करो मंत्री चरण सिंह। उसकी पुत्री ने मेरे 2 जवान पुत्रों को मरवा दिया और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं मित्रता निभाऊंगा? मैं राजा विक्रम के राज्य को अपने पैरों तले कुचल दूंगा और राजकुमारी सुलेखा को ऐसी भयानक मौत दूंगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तक याद रखेगी। तभी वहाँ पर राजा आदित्य का सबसे छोटा पुत्र अशोक आ पहुँचा और आंखों में आंसू लिए हुए। पिताजी, आपको राजा विक्रम के राज्य पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने दोनों सगे भाइयों की मौत का बदला मैं लूंगा। मैं राजकुमारी सुलेखा के सवाल का जवाब देकर उसे अपनी पत्नी बनाकर इस राज्य में घसीटते हुए आपके पैरों के नीचे डाल दूंगा। उसके बाद आपकी जो मर्जी, आप उसको सजा देना। नहीं अशोक, मैं अपने 2 पुत्रों को खो चुका हूं। तुम मेरे आखिरी पुत्र बचे हो, तुम्हें नहीं खो सकता। मुझ पर भरोसा कीजिए पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। पिताजी विश्वास कीजिए, जब मुझे पता चला मेरे दोनों बड़े भाई सोनपुर राज्य की ओर राजकुमारी सुलेखा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, तब मैं उन्हें बहुत समझा चुका था, परंतु उन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है अशोक, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे जब तुम राजकुमारी सुलेखा को हराकर हमारे महल के दरबार में उसे बंदी बनाकर खड़ा कर दोगे। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार अशोक तुरंत अपने महल से निकल गया और घोड़े पर बैठकर अपने घोड़े का रुख सोनपुर राज्य की ओर कर लिया। इधर राजकुमारी सुलेखा रात के समय अपने महल की छत पर बैठी हुई चंद्रमा को निहार रही थी कि तभी वहाँ पर काला धुआं फैलने लगा, मगर राजकुमारी सुलेखा उस काले धुएं को देखकर जरा सी भी घबराई नहीं। अचानक उस काले धुएं ने एक पुरुष की आकृति धारण कर ली। अचानक वो काला धुआं एक पुरुष में परिवर्तित हो गया। वो काला धुआं रहस्यमय पुरुष में परिवर्तित होते ही राजकुमारी सुलेखा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। राजकुमारी सुलेखा किसी सम्मोहित मनुष्य की तरह हो गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे विश्वास है कि आज भी कोई राजकुमार तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सका होगा। नहीं। अब बस तुम्हें एक राजकुमार के सवाल को और पूछना होगा। मुझे विश्वास है कि राजकुमार भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। उसके बाद क्या करना है या मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना बोलकर उस रहस्यमय पुरुष की आंखें रंगी बिरंगी किरणों के साथ चमकने लगी। राजकुमारी सुलेखा उसकी आंखों में खोने लगी, मगर राजकुमारी सुलेखा और वो रहस्यमय पुरुष इस बात को नहीं जानते थे कि कोई दूर खड़ी हुई एक स्त्री उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। इधर राजकुमार अशोक सोनपुर राज्य की